नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हर तरफ तेज है। सभी राजनीतिक दल दमखम से लगे हुए हैं, अपने अपने दांव पेच चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए किन मुद्दों के सहारे जनता के बीच में जाएगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है, राजनीति हो रही है, सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से गुनागणित बिठाने में लगे हुए हैं। तो अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए किन मुद्दों के सहारे जनता के बीच में जाएगी? देखिए, जो अभी संकेत मिलने शुरू हुए हैं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस रास्ते बिहार में एनडीए बढ़ रही है उसमें 4M फॉर्मूला जी इनका हो सकता है। क्या है ये 4M फॉर्मूला? अच्छा, 4M फॉर्मूला मतलब पहला कि चेहरा जो होगा वो मोदी का होगा। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड हैं, एनडीए के नेताओं के भी ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही है। एक आप देख रही होंगी हर बात में वो कहते हैं कि मोदी जी मोदी जी। दूसरी जो एक बड़ी जो बिहार एनडीए में जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी, तो आप देखें कि बीजेपी के जेडीयू के दफ्तर में भी मोदी जी की फोटो लग चुकी है, नरेंद्र मोदी की। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जिस चेहरे को आगे करेंगे वो नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। एक तो एक एम में आपके मोदी आ गए, जिनकी हर जगह बड़े पोस्टर्स कटआउट, उनका नाम उनका काम के आधार पर वोट मांगने की कोशिश होगी। दूसरे एम में जो मुझे जो लग रहा है जिस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश होगी वो है महिला। अभी जो नीतीश गवर्नमेंट ने अभी जो फैसला किया है वो ये किया है कि बिहार की जो अस्थाई निवासी महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण मिलेगा नौकरियों में। तो ये भी एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के जरिए जो युवा महिलाएं हैं जो नौकरी की इच्छा रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिनकी कहते हैं कि चॉइस वॉइस ओपिनियन वाली जो बात होती है, जो जिनकी अपना एक पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल पसंद नापसंद है, वो कहीं ना कहीं उनकी कहें कि उनका जो लगाव है वो या झुकाव कहिए वो एनडीए की तरफ दिख सकता है। तीसरी चीज जो मुझे जो तीसरा एम जो है जो हम लोग बात करते हैं उसमें मनी। मनी इस तरह से काम कर सकता है, जो सरकार की योजनाएं हैं जो हाल फिलहाल में जो आई हैं, जैसे दो योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो दो बदलाव कहें और योजनाएं कहें। एक तो ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया। इस पेंशन को पाने वाले में पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। अगर 50-50 का रेशियो मान ले तो 55 करोड़ महिला भी आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कैश के जरिए भी कनेक्शन बनाने की कोशिश होगी। एक और योजना जो हाल ही में जो जिसका ऐलान किया गया था कि जो बिहार में 94 करोड़ गरीब परिवार हैं उन परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो अगर आप सोचिए कि एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं और अगर किसी गरीब परिवार जो बिहार की आर्थिक सामाजिक स्थिति है उसमें पता है कि गरीबी बहुत बड़ी स्थिति है, वहाँ 2 लाख रुपए बड़ी चीज़ होती है। और अगर इस तरह 2 लाख रुपए मिलते हैं और 4 परिवार का सदस्य है और उस परिवार में मान लीजिए कि 2 या 3 भी वोटर हैं, तो ये कितना 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों को के करीब ले जाता है। उसमें से आधे या 1/4 भी वोट में ट्रांसलेट हो गए तो एक बड़ी कामयाबी होगी। और जो चौथा जो एम है जिसकी हम लोगों ने बात किया वो मुझे लग रहा है जो मंदिर का जो सीता माता का मंदिर के लिए जो फंड का भी ऐलान किया गया है, तो वो भी एक बड़ा, तो इधर अयोध्या में श्री राम जी का बन गया और बिहार में उधर जानकी का मंदिर बन गया। तो बनने की जो शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो 4M हैं एनडीए के ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। मोदी, महिला, मनी के जरिए जो एक लाभार्थी को एड्रेस करना और मंदिर। तो विजय जी, अगर बात की जाए जिस तरह से युवा है और मध्य वर्ग के लोग हो जाते हैं, फिर महिलाएं हो जाती है, तो इन तीनों के बीच में एनडीए किस तरह से जाएगी? कोई खास कैटेगरी बांट के या कुछ खास प्लानिंग होगी एनडीए की?
देखिए, एनडीए हमेशा एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलती है, और उसमें स्ट्रेटजी होती है कि हम बुजुर्गों को अपने साथ कैसे लाएंगे, युवाओं को कैसे साथ में लाएंगे, महिलाओं को कैसे लाएंगे। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के जरिए, प्रचार के जरिए जो गुलाबी तस्वीर दिखा करके कि हम आएंगे, अगर सत्ता में रहेंगे, बने रहेंगे, तो हम इन योजनाओं को जारी रखेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमको अगले 5 वर्षों में यहाँ तक पहुँचना है। तो ये जो तरीका है अपनी बात कहने का, लोगों को जोड़ने का, इसी तरह के फॉर्मूले के साथ पढ़ेंगी। इसमें ये जो चारों 4M है, उसमें चारों बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। चाहे उसमें आप कहिए जो महिला हैं, महिला में भी युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो अगर जो युवा महिला है 25 साल से कम की, मान लीजिए सरकारी नौकरी की के लिए वो कोशिश कर रही है, पढ़ी लिखी है, तो उसको लगेगा कि ये डोमिसाइल नीति की भी बात अभी बहुत चल रही थी कि 35% अगर सीट रिजर्व हो जाती है डायरेक्ट भर्ती में या कंपटीशन में, तो उन्हें एक नया कहते हैं ना कि रोजगार के लिए एवेन्यू दिखेगा। बिहार में सरकारी नौकरी आज भी बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह से वो जोड़ने का एक रास्ता बनाती दिख रही है। दूसरा, मैंने जैसा कि आपको कहा, युवा हों, बुजुर्ग हों, मिडिल एज के लोग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनको जो 2 लाख रुपए देने का जिस योजना के तहत, जिसमें 94 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है, उसके जरिए हमको लगता है कि जो एक घरेलू गृहस्थ गरीब हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश होगी। जो बुजुर्ग वोटर हैं वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 से 1100 रुपए किए गए, उसके जरिए एक कोशिश होगी। और अगर वोट को देखा जाए, आप कहें कि महिला की इतना बड़ा वोटर है, तो महिलाएं बहुत निर्णायक भूमिका निभा रही हैं आजकल कहीं भी सत्ता समीकरण बनाने में। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद होगा हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि महिला किस तरह से अब चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। मैं आपको आंकड़ा फिर आज रिपीट कर देता हूं कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुषों का वोटिंग परसेंट 53 रहा और महिलाओं का 54.5% था। 2015 में पुरुषों का 51.1% और महिलाओं का 60.4%। कितना बड़ा गैप, करीब 9% के आसपास ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग किया। 2020 में 54.6% और महिलाओं का 59.7% रहा। तो ये महिलाओं का जो वोट बढ़ रहा है, हिस्सेदारी बढ़ रही है, भागीदारी बढ़ रही है, ये हर राजनीतिक दल अपने साथ इन्हें जोड़ना चाह रहा है। भले ही अभी वोटर लिस्ट पर जिस तरह से काम चल रहा है उसमें चाहे नाम कुछ अगर कम भी होते हैं, कुछ गलत नाम फर्जी हटते हैं या कुछ भी होते हैं, उसके बाद भी बिहार में एक बड़ा वोटर जो महिलाओं का है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले जो विधानसभा चुनाव का मैंने आंकड़ा निकाला तो देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट मिले थे 82 लाख। उसके बाद जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को 64 लाख और राष्ट्रीय जनता दल को 97 लाख। ठीक है, तो आप सोचिए कि बिहार की जितनी महिलाएं हैं, अगर उन्होंने एक तरफा वोट कर दिया या एक बड़ा हिस्सा भी किसी एक खास राजनीतिक दल को गया, तो सत्ता समीकरण बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। तो महिलाएं कहने का मतलब आज की तारीख में जो जातियों में बटा समाज था, उसको अगर जेंडर में अगर आप देखें, जेंडर के एंगल से, तो महिलाएं एक बहुत ही मुखर वोटर के तौर पे उभर के सामने आई हैं। और बिहार में तो नीतीश कुमार ने महिला वोट की ताकत को बहुत पहले से पहचान लिया था। कभी उन्होंने स्कूली बच्चियों को साइकिल बांट करके एक उनके मैंने कहते हैं दिल में जगह बनाई, फिर उसके बाद शराबबंदी लागू करके महिलाओं का समर्थन हासिल किया। तो मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइलेंट वोटर कहते हैं महिलाओं को, लेकिन वहाँ तो वोकल वोटर रही हैं महिलाएं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए भी अपने मुद्दे पे उतर रही है चुनाव में, महागठबंधन भी अपने मुद्दे पे उतर रही है। अब महागठबंधन पलायन, नौकरी, इन सब का मुद्दा उठा रही है, तो एनडीए कोशिश करिए कि इन सब का काट पहले ही दे दिया जाए ताकि चुनाव में ये मुद्दा ना बने।
तो क्या मुद्दा बनने वाला है आखिर एनडीए की तरफ से चुनाव में? कौन मुद्दा सबसे हावी होने वाला है? देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जब भी चुनाव की तारीखें नज़दीक आने लगती हैं, दिन करीब अभी मुझे लग रहा है कि 100 दिन से ऊपर है अभी वोटिंग में वहाँ पे, जो अभी भले ही तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन करीब 3 महीने से ऊपर का समय लगेगा। जी। ऐसे में अगर हम लोग थोड़ा उसको दूसरे तरीके से देखें तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिहार में टेस्ट करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। एनडीए जैसे पलायन की बात अगर जैसे ही उठेगी तो ठीक है, 20 साल से नीतीश जी हैं वहाँ पर सत्ता में, लेकिन उसके पहले की बात भी आती है जी। कि उससे पहले जो लोग थे उन्होंने क्या किया। पलायन कोई आज से तो हो नहीं रहा है, ठीक है। पलायन अगर 80s के दौर में भी लोग आते थे, 90s में भी आए, अभी भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस मुद्दे को आखिरी समय तक, वोटिंग जिस दिन ईवीएम दबाने की बारी आएगी उस दिन तक कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा, वोटर के दिमाग में कौन सा मुद्दा चढ़ा रहेगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो ट्रेंड दिख रहा है तो उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि चूंकि सत्ता में है बीजेपी, वहाँ पे जेडीयू सत्ता में है, साझेदारी गठबंधन साझेदार हैं, तो ये लोग जरूर इनके पास अपना काम बताने की चुनौती है कि भाई काम कैसे लोगों के बीच जाए कि हमने क्या क्या किया। तो ये कहने के लिए होगा इनके पास कि देखिए हमने जो भी जिस दौर से बिहार था जो हमारे पास आया, उसके बाद हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। हमने सड़कें बनाई, हमने व्यवस्थाएं बदली, अब 400 रुपये पेंशन था उसको 1100 कर दिया। भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, उसके लिए 400 का 1100 रुपए हर महीना होना बड़ी चीज है। जिसके झोपड़ी का घर है, कच्चा घर है, उसको अगर 2 लाख रुपए अगर मिल जाते हैं तो उसके लिए एक बड़ी चीज होगी। तो कहीं ना कहीं उस झुकाव, महिला अगर किसी झोपड़ी में भी बच्ची रह रही है, पढ़ लिख रही है और उसको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का फायदा मिलते हुए मान लीजिए नौकरी मिल जाती है, टीचर की नौकरी मिल जाए, पुलिस में नौकरी मिल जाए, कोई भी अगर नौकरी मिल जाती है तो उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, राजनीति उम्मीद से चलती है और वोटर भी है उम्मीद के साथ ही किसी को वोट देता है। तो हमें लग रहा है कि ये फैक्टर तो चाहे माना जाए या ना माना जाए, उसको चाहे आंकड़ों में भले ही ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे से जो कनेक्शन बनता है, जो आपकी रोजमर्रा की मुश्किलें कम करने से जो रिश्ता बनता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईवीएम का बटन दबाते समय काम आता है। और ये झारखंड में भी दिखा, ये उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया गया, ये महाराष्ट्र में भी दिखा, ये मध्य प्रदेश में भी दिखा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब सरकारी जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, वो बिल्कुल मतलब फायदा लेते हैं और किनारे कुछ लग जाते हैं, लेकिन कुछ तो जुड़ते हैं। बिल्कुल। और राजनीति में एक वोट बढ़ने का मतलब किसी दूसरे का एक वोट कम होना होता है। तो इस मामले में अपर हैंड है नीतीश कुमार का कि वो सत्ता में है, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो कुछ चुनौतियां भी होती हैं, आपको जवाब भी देना पड़ता है। ठीक है विजय जी, वाइंड अप करने से पहले एक किस्सा सुना दीजिए। जब एनडीए की बात हो रही है, नीतीश कुमार की बात हो रही है, तो उनके ही समय का कोई किस्सा बता दीजिए। एक सवाल आपने नहीं पूछा, मुझे लग रहा है वो भी पूछना चाहिए था कि इन दिनों एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है। तो हमको लग रहा है इसकी भी किस्से से पहले बात कर ली जाए। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत ही कड़ी सौदेबाजी चल रही है भीतर खाने, और ऐसा लग रहा है कि जिस ओर बढ़ रहे हैं उसमें अभी चिराग पासवान जो हैं उनको लेकर किसी सहमति की ओर नहीं बन पा रहे हैं। चिराग पासवान अभी भी कहते हैं कि चाह रहे हैं कि 45 सीट कम से कम मुझे मिले, यानी सीटों को लेकर पेच अभी से फंसा है। अभी फंसा हुआ है। इसीलिए कई बार वो घुमा फिरा कहते कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल। और जहां तक मुझे लग रहा है बीजेपी और जेडीयू बराबर या थोड़ा 19-20, एक सीट कम या ज्यादा सिंबॉलिक जिसको कहते हैं उस पे हो सकता है। और जीतन राम मांझी और जो आरएलएम है, इनके बीच भी हमको लगता है कि डबल डिजिट, इनकी बॉटम लाइन जो है वो डबल डिजिट शायद न पहुंच पाए। उसमें हो सकता है 8 सीट
के लिए तैयार हो जाए, 9 पर बात बन जाए। जी। तो कहने का मतलब हो सकता है कि 100 101 बीजेपी जेडीयू का हो फॉर्मूला। मेन अभी चिराग पासवान का देखना है, चिराग पासवान उसमें कितने सीटों पे मानते हैं। अब आपने किस्से की बात की, तो एक किस्सा मुझे, चूंकि बहुत हम लोगों ने महिला की बात की, तो हमारे दिमाग में एक किस्सा आ रहा है नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ। नीतीश जी की शादी 1973 में हुई। उनके पिताजी गांव में वैद्य जी के नाम से मशहूर थे, और इन्होंने भी कई बार बताया है कि हम पुड़िया बनाते थे अपने पिताजी की दवा की पुड़िया। तो शादी अरेंज मैरिज तय हो गई, पटना में पढ़ते थे। और पता चला नीतीश कुमार को जब शादी हो गई या तय हो गई, जब भी, कि उनके पिताजी को, तब दहेज बड़ा ही कॉमन चीज थी, दहेज उसको देते थे लोग, मांगते भी थे। तो 22,000 रुपए उस जमाने में 1973 में दहेज में इनको मिले। जब ये बात नीतीश कुमार को पता चली कि 22,000 रुपए दहेज में मिले हैं, तो इन्होंने अपने पिताजी को कड़ा मैंने संदेश भिजवाया कि आप पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो नीतीश कुमार के दबाव में कहा जाता है, जिस अंदाज में इन्होंने संदेश भिजवाया था, पिताजी ने पैसे लौटा दिए। तो इनकी पत्नी का नाम मंजू जी था, मंजू जी। मंजू जी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की जितनी, मतलब कहते हैं ना कि ईमानदार की छवि है, या सुशासन बाबू कहते हैं उनको, उनसे भी ज्यादा जो नीतीश जी के करीबी हैं, वो लोग कहते हैं कि मंजू जी की छवि थी। मंजू जी ने कभी भी सरकारी गाड़ी या किसी सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब मुख्यमंत्री थे, या मतलब और भी, नीतीश कुमार बहुत ही अच्छी पोजीशन, केंद्र में भी मंत्री रहे, तो कभी भी सरकारी गाड़ी या सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया। तो लोग, कहने का मतलब कि जो नीतीश जी हैं उनसे भी ज्यादा कट्टर ईमानदार, कहते हैं कट्टर ईमानदार, तो उस तरह की छवि मंजू जी की रही है। जो लोग मतलब उनको करीब से जानते हैं, कहते हैं अब क्या भीतर की सच्चाई है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मंजू जी नीतीश जी से भी मैंने ईमानदारी के मामले में 2 कदम आगे थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए किस्सा बिहार का में इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।